गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग से पिटाई और उसके बाद इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोपों को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अगर सांप्रदायिक पार्टी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मौर्य ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल होने के बाद से बेचैन है और इसी वजह से लगातार सांप्रदायिक तनाव और अफवाह फैलाने का काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। आपको सुनवाएंगे केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। समाजवादी पार्टी को बीजेपी लगातार घेर रही है। इस मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि दरअसल सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ में हैं। सर, आज समाजवादी पार्टी के नेता खिलाफ एफआईआर हुई। आरोप है कि उन्होंने धार्मिक उन्माद भड़काने, सांप्रदायिक तनाव फैलाने के मकसद से ये सारा कुचक्र रचा है, ऐसा पुलिस का कहना है। क्या मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल होने के बाद पानी से निकली हुई मछली की तरह बेचैन है। वो लगातार अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, तनाव पैदा करवाना, यह समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े हुए जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका चरित्र रहा है। लेकिन उनको यह समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। जो भी इस प्रकार की कोई गैर कानूनी गतिविधि करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कानून कड़ाई पूर्वक निपटेगा। क्या लगता है ऐसे अटेम्प्ट अभी और होंगे, क्योंकि चुनाव आने वाला है, यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, मुझे अपेक्षा है कि इस प्रकार की शरारत किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए लोगों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई करेगा तो कानून भी उनके साथ कड़ाई से निपटेगा। सपा के लोगों का कहना है कि भाजपा जो है वो सांप्रदायिकता फैलाती है। आप कह रहे हैं कि ये सपा की ओर से किया जा रहा, क्या है? मतलब लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी जिसे कहते हैं, सपा उसको कहने की जगह सांप्रदायिक पार्टी कह सकते हैं, वह समाजवादी पार्टी ही है और उसके अगुआ श्री अखिलेश यादव जी हैं। जिस मामले में ऐसी जानकारी आ जाए, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उसकी निंदा करना, सपा अध्यक्ष के नाते उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना, कार्रवाई की मांग करने की जगह जब भी इस प्रकार के कोई आपराधिक कुकृत्य होते हैं तो उनके बचाव में ये श्री अखिलेश यादव जी का सामने आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदाजनक है। और उनका जो बयान आता रहता है इस तरह के तमाम सारे मामले में, उसे प्रदेश की जनता देख रही है। उसकी सजा उनको 2022 में भी, 2017 से भी कड़ी सजा मिलेगी। तो सपा का मतलब सांप्रदायिक पार्टी है, यह कहना केशव प्रसाद मौर्य का। वहीं यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने गाजियाबाद की घटना के बहाने यूपी में दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया है। मोहसिन रजा ने कहा कि गाजियाबाद की घटना के बहाने दूसरा मुजफ्फरनगर बनाया जा रहा है। लोनी प्रकरण में साफ तौर पे धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहता है, ये साफ हो गया है उम्मेद पहलवान के उस फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उसकी बाकायदा तस्वीर है जिसमें वो गमछा डाले है समाजवादी पार्टी का, और तमाम उसके फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है? और अपने दर्शकों को हम यह भी बता दें कि गाजियाबाद में बुजुर्ग से पिटाई के मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर की अब पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। इस तस्वीर में वो विधायक लिखी गाड़ी के पीछे खड़ा दिख रहा है, ये देखिए। और इल्जाम यही कि प्रवेश गुर्जर ने ही अब्दुल समद की पिटाई की साजिश रची थी। पिटाई के मामले में प्रवेश गुर्जर को जमानत मिल गई है, लेकिन जबरन वसूली के मामले में अभी भी जेल में है। हमारे साथ विपिन तोमर हमारे सहयोगी जुड़े इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। विपिन, क्या कुछ और पता चल पा रहा है इसके बारे में? कुछ जानकारी और मिल पाई है क्या?
जी देखिए, बिल्कुल अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी केशव प्रसाद मौर्य या मोहसिन रजा का वक्तव्य आया, तो ये साफ हो चुका है ये मामला ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट किया था तो राष्ट्रीय हो गया है। अब गाजियाबाद पुलिस बेहद फूक के इस मामले में कदम रख रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही एबीपी न्यूज से बात करते हुए गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि ये साफ हो चुका है कि मारपीट वाला जो वीडियो है वो परवेज गुर्जर के मोबाइल से बनाया गया था, लेकिन उसके बाद वो गायब कर दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि गाजियाबाद पुलिस ने परवेज गुर्जर जो कि जेल में है उसकी रिमांड अर्जी डाली है, जिस पर कल कोर्ट में बहस होनी है। अगर परवेज गुर्जर की रिमांड पुलिस को मिल जाती है, चाहे वो 4 घंटे की हो 6 घंटे की हो, पुलिस का सबसे पहला काम होगा उस मोबाइल को बरामद करना जिससे वो वीडियो बनाया गया है, क्योंकि अब वो बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। गाजियाबाद के एसएसपी ने बताया हमको कि उसकी फोरेंसिक जांच की जाएगी, उसे लैब में भेजा जाएगा। उस मोबाइल के बरामद होने के बाद ये माना जा रहा है कि इस केस में बेहद महत्वपूर्ण क्लू मिल सकते हैं। अब्दुल समद ने जो 7 तारीख में एफआईआर करवाई थी अज्ञात के खिलाफ, पुलिस ने उसमें जांच बढ़ाते हुए 11 लोगों को नामजद कर लिया है। उसमें से 5 गिरफ्तार हो चुके हैं, 6 अभी भी फरार हैं। हालांकि अब गाजियाबाद पुलिस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम जो देख रही है वो परवेज गुर्जर का वो मोबाइल देख रही है जिससे ये वीडियो बनाया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तोमर, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उधर गाजियाबाद पुलिस समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान की तलाश में जोर शोर से लगी हुई है। गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक ने कहा कि उम्मेद पहलवान की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। एसएसपी ने यह भी कहा है कि मारपीट वाले मामले में फरार 6 आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मारपीट वाला वीडियो प्रवेश गुर्जर के फोन से बनाया गया था, हालांकि वो फोन गायब कर दिया गया और उसकी तलाश की जा रही है। एक पहलवान, उनका क्या रोल सामने आया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? कितनी टीमें लगाई गई हैं? ये हमारी पर्याप्त टीमें इसमें लगी हैं, जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और एफआईआर भी दर्ज की गई है। और मेन बात ध्यान देने वाली है कि शुरू से ही जान रहे हैं कि मारपीट किसने करी, तब भी जो है एफआईआर में जो है नाम किसी का नहीं लिखा, तो शुरू से ही कोई ना कोई एक टारगेट लेके चला गया। और इसमें जो ये स्थानीय नेता हैं इनकी भी भूमिका होना प्रकाश में आया, सब लोगों ने बताया, क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं बुजुर्गवार, उस एरिया में किसी परिचित के माध्यम से इनसे कनेक्ट कराया गया और उसके बाद ये सब घटनाक्रम धीरे धीरे करके स्टार्ट किया गया। किंतु जो बात हमारी कहनी थी कि इस सब के पीछे ये एक जो वजह निकल के आई है, यही अभी तक हम वेरीफाई कर पाए हैं और कोई भी सांप्रदायिक एंगल इसके पीछे या अननोन लोगों द्वारा किया जा रहा है। कोशिश की गई थी सांप्रदायिक एंगल देने की, क्या ये बात भी सामने निकल के आई है? और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जिस वीडियो मोबाइल से शूट किया गया था, वो मारपीट वाला वीडियो, क्या पुलिस तफ्तीश में अब तक ये पता चल पाया कि वो मोबाइल किसका था? क्या वो बरामद हुआ है? मोबाइल की हम तेज़ी से तलाश कर रहे हैं, जल्दी हमको हो सकता मिल जाएगा। और हमको ये सारे जितने भी वीडियोस हैं जो वो है, हम सबको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भी आज डिस्पैच कर देंगे। क्या मोबाइल बरामद हो गया है सर? किसका मोबाइल था जिससे शूट किया गया? देखिए, अभी तो मोबाइल मुख्य अभियुक्त प्रवेश गुर्जर का बताया गया है और उसको जो है छिपाया गया है ताकि उसमें से वीडियोज़ वगैरह ना निकल पाएँ, लेकिन हम उसकी तलाश के लिए हमने टीमें लगाई हैं और जल्दी हम आशा कर रहे हैं कि मोबाइल मिल जाएगा। इसके अलावा भी जो वीडियोस हमारे पास और आए हैं तो उन सबको हम एग्जामिनेशन के लिए भेज रहे हैं। ये बहुत वेल इस्टेब्लिश हो जाएगा, काफ़ी हद तक क्लियर भी हो गया, अब इसमें कोई बहुत शक वाली बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमको कई एविडेंसेस ऐसे मिले हैं जिससे पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट रूप से पुष्टि हो रही है, तो जल्दी ही जो है पूरी पिक्चर हमारे सामने आएगी और सभी अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जाएंगे। सर, आखिरी सवाल ये है कि जो पीड़ित है तथाकथित अब्दुल समद, क्या वो पुलिस जाँच में सहयोग कर रहे हैं? ये अभी तो उन्होंने कहा है कि हम बीमार हैं, तो हम उनको, चूँकि हमारे पास और भी चीज़ें हैं जांच करने के लिए, तो हमने एक बार उनसे बयान के लिए उनका लिया है। अभी हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनको फिर से बयान के लिए बुला लेंगे। और इस खबर में आइए हम आपको और अधिक जानकारी देते हैं। विपिन तोमर भी हमारे साथ जुड़ेंगे गाजियाबाद से, मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बुलंदशहर आपको लिए चलेंगे वरुण जैन के पास। मनोज, आपके पास सबसे पहले मैं आ रहा हूं। इस पूरे मामले में दरअसल अब फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, जिसके लिए मोबाइल की बरामदगी बहुत जरूरी है, जो प्रवेश गुर्जर के मोबाइल के बारे में कहा जा रहा है कि जिससे वीडियो शूट किया गया। इस बाबत कुछ और जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूँगा कि वो मोबाइल ही एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जब वो मोबाइल बरामद होगा तब उससे जो पूरी जो पिक्चर है इस पूरी कहानी की, वायरल वीडियो की, वो साफ़ हो पाएगी, क्योंकि जो वीडियो सामने आया था उसके अंदर ऑडियो नहीं था। और जब
असली वीडियो मिल जाता है और उसके अंदर जब ऑडियो सामने आएगा तब पता चलेगा कि आखिरकार कितनी सच्चाई थी, जो आरोप लगाए जा रहे थे उनमें कितनी सच्चाई थी। तो अभी तक पुलिस को जो वीडियो है वो बरामद नहीं हो पाया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रवेश गुर्जर है वो एक्सटॉर्शन के एक मामले में 11 जून से ही जेल के अंदर बंद है। तो अभी तक इस मामले के अंदर प्रवेश गुर्जर से कोई पूछताछ पुलिस नहीं कर पाई है। यही वजह है कि पुलिस अब रिमांड की एप्लीकेशन लगाएगी कोर्ट में और उसको रिमांड पर लेगी और उससे जब पूछताछ होगी, उसका मोबाइल बरामद होगा, तभी चीज़ें साफ निकल करके आएंगी कि आखिरकार जो वो वीडियो बनाया गया था उसके मोबाइल से और वो मोबाइल उसने कहाँ छिपाया हुआ है। और अगर असली वीडियो पुलिस को मिल जाता है तो ये पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। जी, अब जरा बुलंदशहर चलते हैं। वरुण जैन वहां मौजूद हैं। और वरुण, जरा ये बताइए कि अब्दुल समद को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि वो अपने घर पर नहीं है और पिछले दिनों में उसने दरअसल कई विरोधाभासी बयान दिए। इस ऐसे में उसका बयान सामने आना बड़ा जरूरी हो गया है अब। देखिए, बिल्कुल अब्दुल समद फिलहाल अपने घर पर नहीं है। उनके परिवार का कोई भी सदस्य बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। सुबह मेरी उनकी पत्नी और उनका जो बेटा उनसे बात हुई थी। उनका कहना था कि वो देर रात को ही अपने किसी रिश्तेदार के साथ दिल्ली चले गए हैं। क्यों गए हैं, दिल्ली में कहाँ रुके हुए हैं, उसकी उनके पास किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि अब्दुल समद इस मामले में पीड़ित है और यही वजह है कि पुलिस ने इसमें गिरफ्तारियां भी की है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो विरोधाभास जो बयान है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है और उन्हीं सवालों का जवाब भी सामने आना बेहद जरूरी है। तभी इस पूरे मामले से जो पिक्चर है वो साफ हो पाएगी। क्योंकि ये तो तय है कि अब्दुल समद की पिटाई हुई थी, उनकी दाढ़ी भी काटी गई और उस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारियां जरूर की है। लेकिन जिस तरीके से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, तो क्या उसके पीछे किसी की कॉन्स्पिरेसी है? किसी ने उनको समझाया था कि इस तरह का बयान दे कि जो जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया उनको वो जानता नहीं है? तो कहीं ना कहीं वो सवाल जब अब्दुल समद के सामने रखे जाएंगे तभी जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर हो पाएगी। और साथ ही जैसा कि जो फॉरेंसिक जांच होगी उस मोबाइल की, जब वो बरामदगी होगी तो भी ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी। क्योंकि जो वायरल वीडियो है उसके अंदर ऑडियो नहीं है और बार बार कहा जा रहा है कि उनसे जय श्री राम के नारे और वंदे मातरम के जो नारे थे वो लगवाए गए थे। वो तो जब मोबाइल की बरामदगी होगी तभी वो पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले अब्दुल समद बेहद अहम कड़ी हो जाती है और फिलहाल वो अभी अपने घर पर मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, और इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर सच क्या है। मनोज, आप ये बताएं जरा, पुलिस वालों से अगर आपकी बात हो पाई हो, घटना वाले दिन को लेकर क्या थ्योरी सामने आ रही है? उस दिन क्या हुआ था? पुलिस की अब तक की पड़ताल में क्या बात सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, मैं आपको ही बताना चाहूँगा, जो घटना वाले दिन की जो पड़ताल है उसमें ये थ्योरी निकल करके सामने आ रही है। जो अब्दुल समद है उसको बुलाया था सद्दाम ने। सद्दाम जो कि इंतज़ार का साला है, सद्दाम को ही ताबीज़ बनवाना था। उसने अब्दुल समद को अपने घर पे बुलाया था ताबीज़ बनवाने के लिए। वहाँ ताबीज़ बनवाने के बाद जो अब्दुल समद थे वो परवेश के घर पहुँचे। परवेश ने फ़ोन करके सद्दाम को कहा और सद्दाम अपनी ही स्कूटी पर बैठा करके अब्दुल समद को वहाँ पर परवेश के घर पे ले गया था। उसके बाद परवेश ने अपने कुछ और साथियों को वहाँ पर बुलाया। उसके बाद मारपिटाई वहाँ पर हुई। तो अभी तक जो थ्योरी सामने निकल के आ रही है वो ये आ रही है, जबकि अब्दुल समद ने अपने बयानों में ये बताया था कि उनको यहाँ लोनी बॉर्डर के पास से एक ऑटो में किडनैप किया गया और उनको एक सुनसान जगह पर ले जाकर उनके साथ मारपिटाई हुई। जबकि पुलिस की थ्योरी ऐसा नहीं कहती है। पुलिस का ये कहना है कि जो मारपिटाई हुई है वो परवेश के घर पे हुई है। वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, परवेश के साथी मौजूद थे। उसके बाद मारपिटाई हुई है। परवेश के मोबाइल से ही वो वीडियो बनाया गया था, क्योंकि यही बयान जो इंतज़ार है उसने भी दिए हैं और जो परवेश इंतज़ार का साला है सद्दाम, उसने भी यही बयान दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो वीडियो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मोबाइल परवेश का बरामद हो जाता है और उस मोबाइल से वो ओरिजिनल वीडियो निकलता है, तब ये पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। जी बिल्कुल, इस फोरेंसिक एविडेंस के बाद ही कई चीजें साफ होंगी। मैं आप दोनों के पास दोबारा लौटूं, उससे पहले दर्शकों को बता दें कि गाजियाबाद में मारपीट का आरोप लगाने वाले अब्दुल समद फिलहाल गायब हैं, पुलिस को नहीं मिल रहे। गायब होने से पहले अब्दुल समद ने एबीपी न्यूज से बीती रात बात की थी। आरोप यह लगाया था कि उनसे धार्मिक नारे लगवाए गए थे। सुनिए। आपके साथ कमरे में क्या हुआ? मुझे बंद कर दिया और बंद करके दो जनों ने हाथ पकड़ लिए और कमर पे डंडे और वो बेल्ट बजाई और तमंचा मेरे सिर पर रख दिया और मेरी दाढ़ी काट दी। आपसे जय श्री राम के नारे बुलवाए? हाँ। वंदे मातरम बुलवाया? हाँ। और तमंचा चला? तमंचा 2 दफ़ा चलाया, मिस हो गया, तीसरा के नहीं चला। ये अब्दुल समद का वो बयान एबीपी न्यूज पर आपने सुना। इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उसके बाद उन्होंने कुछ बयान और भी दिए। अब एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अपने घर पर वो नहीं है तो फिर कहां हैं? क्या वो जांच में सहयोग कर रहे हैं या नहीं?
पुलिस अलग कहानी बता रही है। तो इस मामले से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी आएगी, हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।